नमस्कार साथियों, आज फिर से उपस्थित एक नया टॉपिक लेकर सहकारिता जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो सहकारिता टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहले हमारे दिमाग में यहाँ पर क्लियर कर लेना कि सहकारिता होते क्या है। सह का मतलब साथ, और आप सभी समझ सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों का समूह जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनता है, सहकारिता कहलाएगा। तो अपन सहकारिता का सबसे पहले शुभारंभ देख लेते हैं कि 1844 के अंदर यह इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से या इंग्लैंड से प्रारंभ होता है। और यहाँ के एक व्यक्ति होते हैं रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन नाम का व्यक्ति जो होता है, रॉबर्ट ओवन, और इन्होंने सहकारिता का प्रारंभ किया था, इसलिए रॉबर्ट ओवन को हम क्या कहेंगे? सहकारिता का जनक। विश्व में सहकारिता के जनक हम किसको कहेंगे? रॉबर्ट ओवन। तो हम 2-5 बिंदुओं के अंदर सहकारिता क्या है ये समझ लेते हैं, इसके बाद इसके इतिहास और पृष्ठभूमि पर फिर से नज़र डालेंगे। तो देखिए, वास्तव में सहकारिता क्या है, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं पर बल दें तो विशेषताओं की बात करें अपन तो देखिएगा, सहकारिता के अंदर एक संस्था है। सहकारिता एक अपने आप में एक संस्था है, और ये एक स्वैच्छिक संस्था है। ध्यान रखना है, ये कैसी संस्था है? स्वैच्छिक संस्था है, यानी कि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। और दूसरा यहाँ पर है कि जब इच्छा पर निर्भर करेगा, यानी कि ये कैसी हैं? एक लोकतांत्रिक संस्था होती है। समझ लेना साथियों, लोकतांत्रिक संस्था, स्वैच्छिक संस्था के रूप में हम सहकारी संस्था को या समिति को जानते हैं। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि कम से कम, ये 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के किताबों का सार संक्षेप में आपके सामने दिया जा रहा है। तो कम से कम जो है वो कम से कम यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्तियों का समूह होता है। ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। 10 व्यक्तियों का समूह, कम से कम कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 10 व्यक्ति। और 10 व्यक्तियों का समूह होगा, और साथ में किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर ये संस्थाएं बनती हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर ये संस्था बनती हैं, यानी कि यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसके बाद हम, वैसे भी संस्था कोई भी बनेगी उसका कोई उद्देश्य होगा ही, विशिष्ट उद्देश्य को लेकर संस्था बनी। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर इनका एक नारा चलता है, और ये नारा है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए। ठीक है, एक सब के लिए और सब एक के लिए, ये इसका नारा है। तो इसको भी ध्यान रखना है, सब के लिए और सब एक के लिए। अब देखिएगा, यहाँ पर अपन बात करें कि इसकी प्रमुख विशेषता हो गई सहकारिता क्या है। तो सहकारिता का शुभारंभ रॉबर्ट ओवन द्वारा इंग्लैंड से प्रारंभ होता है 1844 में। वैश्विक तौर पर अपन बात करते हैं तो विश्व में सहकारिता के जनक हम सबसे पहले किसको कह सकते हैं? रॉबर्ट ओवन को। दूसरी बात हमारे सामने है कि वास्तविक रूप से सहकारिता है क्या। तो सहकारिता एक स्वैच्छिक संस्था है। सहकारिता एक लोकतांत्रिक संस्था है, यानी कि सभी व्यक्ति जो इसके सदस्य हैं की बातों को लोकतांत्रिक रूप से तवज्जो दी जाती है। इसके बाद हम बात करें कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर इन संस्थाओं की, इन समितियों की स्थापना होगी। और एक नारा है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए, इस सिद्धांत पर ये सहकारी संस्था या सहकारिता काम कर रही है। तो इस तरीके से सहकारिता आपको समझ में आई होगी कि क्या है। हम अगले पेज पर देखते हैं कि सहकारिता के अंदर, कि सहकारिता जो है उसका पृष्ठभूमि भारत के अंदर देखें तो भारत में सहकारिता का जो सबसे पहले प्रारंभ होता है वो सबसे पहले प्रारंभ होगा हमारे राजस्थान के भिनाय अजमेर से। राजस्थान के अंदर एक स्थान है भिनाय अजमेर, और यहाँ से सबसे पहले 26 मार्च 1904 को ये सबसे पहले प्रारंभ होगा। कहाँ से? तो राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि राजस्थान के अजमेर से सबसे पहले भारत में सहकारिता का प्रारंभ हो गया। अब अपन बात करते हैं कि भारत में सहकारिता लाने का श्रेय किसको है, भारत में इस पर किसने काम किया। तो इस पर बात करें तो भारत के अंदर सहकारिता का प्रारंभ किया था यहाँ पर विलियम वेडर बर्न।
प्लस महादेव गोविंद रनाडे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि विलियम वेडरबर्न और महादेव गोविंद रनाडे दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर सबसे पहले सहकारिता का शुभारंभ किया। और भारत में जब सहकारिता का शुभारंभ सबसे पहले होता है तो भारत के अंदर सहकारिता के जनक भी हम किसको कहेंगे, तो रॉबर्ट, यहाँ पर एक तो सॉरी एमजी रनाडे और वेडरबर्न को कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है। और राजस्थान में सबसे पहले कब प्रारंभ होता है, भारत में भी तो 1904 के अंदर सबसे पहले प्रारंभ हो जाता है। साथियों इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखने की कि भारत में सहकारिता के अंतर्गत सबसे पहले सहकारी समिति जो बनी थी, सहकारी समिति जो सबसे पहले बनी थी वो सहकारी समिति साथियों बनी थी 26 अक्टूबर 1905 के अंदर बनी थी। और ये भी कहाँ पर बनी है, तो भिनाय अजमेर के अंदर। तो यहाँ पर आप स्थान को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन डेट को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 2 तारीखें आपको अलग अलग मिले तो आप क्लियर कर लें कि 26 मार्च को तो शुरुआत हो जाती है, लेकिन प्रथम सहकारी समिति, फर्स्ट सहकारी समिति जो बनती है वो समिति कब बनेगी, तो वो 26 अक्टूबर 1905 को बनेगी। इसके बाद हम यहाँ पर एक और बात करें कि पिछले पृष्ठ पर अपन चले वापस से। यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ सहकारिता जो है उसका जो झंडा होता है उस झंडे के अंदर कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। हम यहाँ पर 6 नंबर की और बात करें तो सहकारिता का झंडा है वो कितने रंगों का होता है, 7 रंगों का होता है। और साथियों 7 रंग कौन कौन से हैं, तो वो 7 रंग अपन याद करें तो बेनी आह पीनाला, बेनी आह पीनाला, इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये कलर जो हैं वो इस सहकारिता के ध्वज का कलर माना जाता है। 7 रंगों का ध्वज होता है। आइए वापस से अपन बात करें कि भारत के अंदर सहकारिता का प्रारंभ विलियम वेडरबर्न और रनाडे ने कर दिया है 26 मार्च 1904 को अजमेर के भिनाय से किया है। दूसरी बात करते हैं कि सहकारी समिति की सबसे पहली शुरुआत होती है 26 अक्टूबर 1904। और इस बीच एक काम और होता है 1904 के अंदर ही डिग भरतपुर के अंदर प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कहाँ पर होती है, तो प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना होगी भरतपुर के डिग में। ठीक है, डिग कहाँ है साथियों, भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर के डिग में सबसे पहले यहाँ पर सहकारी बैंक भी बनी थी। तो ये तो हुआ इसकी पृष्ठभूमि, क्या है इसके अंदर, क्या इसकी राजस्थान के अंदर कैसे शुरुआत हुई, उन सभी की बात। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में कौन कौन सी सहकारी समितियां हैं, कौन कौन सी सहकारी समितियां हैं और उनका वर्तमान में क्या कार्य चल रहा है, तो उस पर अपन बात करें। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर सभी को जो कानून थे उन कानूनों के सहकारिता से संबंधित, ठीक है, राजस्थान में सहकारिता से संबंधित जितने भी कानून थे उन कानूनों में एक रूपता लाने के लिए राजस्थान राज्य सहकारिता अधिनियम 1953 लाया गया। ठीक है, कौन सा लाया गया, 1953 लाया गया। और इसके लाने का उद्देश्य है कि अब तक जितने भी कानून हैं उन कानूनों के अंदर क्या लाना है, एक रूपता लानी है सहकारिता से संबंधित, कि एक निश्चित रूप से इसको पद सोपान के रूप में ढाल दिया जाए कि कौन किसका हैंडलिंग क्या करेगा, सेंट्रलाइजेशन क्या होगा, इसका विकेंद्रीकरण क्या होगा। तो इस संबंधित राजस्थान राज्य सहकारिता अधिनियम 1953 आया, जिसको अंततोगत्वा लागू जो किया गया वो 1956 में लागू किया गया है। और वर्तमान में जितने भी कानून हैं, जितने भी सहकारिता से संबंधित नियम हैं, वो इस अधिनियम के तहत लागू होते हैं। साथियों आपको एक चीज़ और भी बता दें कि हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखी थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे के पेज में भी आपको मैं जोड़ता चलूँगा। तो देखिएगा, यहाँ 3-4 बातें, स्वैच्छिक संस्था है, लोकतांत्रिक संस्था है, कम से कम 10 व्यक्तियों का समूह है, किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती हैं, नारा सबके लिए एक और एक सबके लिए, इस तरीके से बातें, सब एक सबके लिए और सब एक के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि इस सहकारिता का दूसरी आवश्यक शर्त यह भी है कि इसका पंजीकरण करवाना भी आवश्यक है। अब पंजीकरण कहाँ होगा, कानून बनेगी, संस्था बनेगी, अधिनियम बनेगा, तो उसके तहत क्या होगा,
पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। ऐसे ही अपन संस्था बना दे 10 व्यक्तियों की तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सहकारी संस्था बना पाएँ, पंजीकरण कराना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर सहकारिता से संबंधित अवधारणात्मक पहलू खत्म होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहकारिता से संबंधित क्या क्या बातें हैं उसको हम अलग अलग क्षेत्र में देखेंगे। डेयरी सहकारिता क्या है, विपणन सहकारिता क्या है, या कृषि भूमि से संबंधित जो साख समितियां हैं उनकी सहकारिता क्या है, तो उसकी बात करें अपन। तो एक एक करके अपन बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि 1982 के अंदर RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे भी सही, बीमा, बैंकिंग और रिजर्व बैंक और उसके कार्य। तो ऐसे में 1982 के अंदर अपन देखें कि यहाँ 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। और इसके अंदर जो 50-50 पैसा, 100 करोड़ के लगभग 50-50 पैसा जो है वो RBI और भारत सरकार ने दिया था। तो यहाँ पर अपन बात करें कि इस नाबार्ड के तहत हमारे राजस्थान के अंदर की क्या कंडीशन है। तो राजस्थान में अपन देखें तो देखिएगा नाबार्ड से राजस्थान के अंदर और नाबार्ड का पैसा जो लगता है वो कृषि के विकास हेतु और विभिन्न व्यक्तियों के कल्याण हेतु इसका पैसा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक तो सहकारी बैंक स्थापित की गई और दूसरी भूमि विकास बैंक स्थापित की गई। साथियों ध्यान से देखना, सहकारी बैंक और कौन कौन सी, भूमि विकास बैंक स्थापित की गई। अब देखिए इन दोनों का क्या कार्य रहेगा, भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक, ये राजस्थान के अंदर स्थापित हो गई, जो वित्त पोषण करेगा, नाबार्ड संस्था बनाई गई। तो आप अभी यहाँ पर आएंगे कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के थ्रू सहकारी बैंक स्टेट के अंदर और दूसरी भूमि विकास बैंक, 2 प्रकार की बैंकें बन रही है। अब हम बात करें कि सहकारी बैंक जो हैं वो 2 प्रकार का लोनिंग करेगी। लोनिंग यहाँ पर साथियों 2 प्रकार का होगा, एक होगा अल्पकाल के लिए लोन करेगी और दूसरा करेगी दीर्घकालीन लोन, और तीसरा होता है मध्यकालीन ऋण। तो मध्यकालीन और अल्पकालीन जो ऋण सुविधाएं देती हैं वो सहकारी बैंकें देती हैं, जबकि दीर्घकालीन ऋण जो देगी वो भूमि विकास बैंक देगी। तो एक ये भी क्लियर कर लेना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन सी सहकारी संस्था दे रही है, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास सहकारी बैंक। अब देखिए सहकारी बैंक के अंदर हम बात करें कि इसको भी 3 तरीके से विभाजित किया गया है। 3 लेवल पर अपन बात करेंगे, एक राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर और एक है ग्रामीण स्तर पर। 3 तरीके की समितियां बनाई गई हैं, ग्रामीण स्तर, जिला लेवल और इस तरीके से। अब समझना साथियों कि राज्य लेवल पर एपेक्स बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, कौन से बैंक की स्थापना की गई है, एपेक्स बैंक की स्थापना की गई है। तो हम यहाँ पर बात करें कि राज्य लेवल पर राजस्थान राज्य, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, इसकी स्थापना कहाँ पे होती है साथियों, जयपुर के अंतर्गत होती है। और कब होती है, 1953 को होगी। तो 1953 के अंदर स्थापित हो गई राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। इसके बाद जिला लेवल पर साथियों सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपका आने वाला है वो यहीं से आएगा कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस लेवल पर स्थापित की जाती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपका, कक्षा 6 से 8 तक की किताबें पढ़ो आप, तो यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ रहा है कि जिला लेवल पर केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना होती है। मैं इतना प्रेशराइज शब्द को इसलिए कर रहा हूँ कि सेंटर, केंद्र का मतलब समझते ही आप सीधे के सीधे दिल्ली पहुँच जाओगे, ठीक है ना, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, अपने जिला लेवल पर ही रहना है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना होती है जिला लेवल पर, जो आपको मध्यकालीन ऋण कराएगा। ये दोनों यहाँ पर, ये मध्यकालीन ऋण है और अल्पकालीन ऋण आपको कौन सी संस्थाएं कराती हैं, ग्रामीण। अल्पकाल का मतलब हुआ साथियों 0 से 15 माह की अवधि के लिए जो ऋण कराएगा वो अल्पकालीन ऋण होता है, और मध्यकालीन यहाँ पर लगभग 15 माह से 5 वर्ष तक, ठीक है, 15 माह से यहाँ पर कितने, 3 से 5 वर्ष तक का जो लोनिंग करवाता है कम से कम अवधि, वो मध्यकालीन लोनिंग होगी। अब देखिएगा कि यहाँ पर राज्य लेवल पर तो सबसे पहले जयपुर में 1953 में स्थापित हो गई।
सबसे पहले 1953 में स्थापित हो गई। इसके बाद हम बात करें कि जिला लेवल पर सहकारी बैंक की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे होती है, अजमेर के अंदर होती है। साथियों जितना महत्वपूर्ण है वही सन और वही कंसेप्ट, वही फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ मैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए अजमेर के अंदर सबसे पहले जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना होती है और वर्तमान में राजस्थान के अंदर टोटल केंद्रीय सहकारी बैंक जो हैं वो टोटल कितनी है, 31 सहकारी बैंकें हैं। साथियों आपको ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ और धौलपुर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इनकी स्थापना नहीं की गई है। प्रतापगढ़ प्लस धौलपुर, प्रतापगढ़ और धौलपुर के अंदर किसकी स्थापना नहीं हुई है, केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना नहीं हुई है। वैसे और आगे भी बढ़े अपन तो वर्तमान में केवल 29 कार्यरत हैं, जिसके अंदर अपन यहाँ बात करें केवल अभी वर्तमान में ध्यान रखना है कि 31 संस्थाएं हैं प्रतापगढ़ धौलपुर के अंदर स्थापित नहीं है। बाकी करौली और वहाँ पर करौली और इस तरीके से वहाँ पे क्या नहीं है, कार्यरत नहीं है, तो वो चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी है। अभी केवल 31 आपको ध्यान रखना है सहकारी संस्थाएं केंद्रीय सहकारी बैंक। इसके बाद प्राथमिक सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक के नाम से कहाँ पर स्थापित की जाती है, तो ग्रामीण लेवल पर प्राथमिक सहकारी बैंक स्थापित की जाती हैं, प्राथमिक सहकारी बैंक स्थापित की गई। तो इस तरीके से इसका आप ढांचा देख सकते हैं कि नाबार्ड के वित्त पोषण से सहकारी बैंक स्थापित जो अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देती है। राज्य लेवल पर राजस्थान राज्य सहकारी विकास बैंक या सहकारी बैंक जयपुर के अंदर स्थापित हो गई। फिर जिला लेवल पर केंद्रीय सहकारी बैंक जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले अजमेर में स्थापित है। और इसके बाद ग्रामीण लेवल पर प्राथमिक सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। साथियों ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक सहकारी बैंक जो है वो आपको किस तरीके का लोन करवाएगी, अल्पकालीन ऋण जो 0 से 15 माह की अवधि का होता है और इधर से 5 वर्ष तक की अवधि का मध्यकालीन लोन होता है, वो राज्य और जिला लेवल पर आपको मिलेगा। इसके बाद अपन बात करें कि ये भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक के अंदर क्या है, तो भूमि विकास के अंदर दीर्घकालीन ऋण सुविधाएं मिलती हैं और दीर्घकालीन ऋण सुविधाएं मिलती हैं तो एक हो गया राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक। ये स्थापित होती है 1957 और ये जयपुर में स्थापित होगी। और दूसरा है यहाँ पर, दूसरा अपन देखते हैं कि वही प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक वर्तमान में 36 बैंक हैं, ठीक है ना। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक वर्तमान में कितनी है, 36। तो ये साथियों आपको दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य करेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखें तो साख समितियों की जो ढांचा है हमारे यहाँ पर, साख समितियों का जो ढांचा है वो इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। तो साख समितियों का राजस्थान में कैसा ढांचा हो गया यहाँ पर कि एक तो सहकारी बैंक के रूप में और एक भूमि विकास बैंक के रूप में, सहकारी बैंक के रूप में 3 और भूमि विकास बैंक के रूप में 2 स्तरों पर ये कार्यरत है और जिसको आपने अच्छी तरीके से देखा। तो साख समितियों के रूप में अपन ने कंप्लीट किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विपणन, ठीक है। नेक्स्ट अपन पॉइंट लेते हैं विपणन संस्थाएं या विपणन सहकारिता। विपणन सहकारिता के अंतर्गत 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। विपणन सहकारिता इसके अंदर 2 चीजें हैं जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजफेड, राजफेड या हिंदी में इसको लिख लेता हूं मैं राजफेड, और एक होता है कॉनफेड। अब देखना राजफेड और कॉनफेड क्या है, तो विपणन सहकारिताएं हैं। इसके अंदर क्या है, तो राजफेड संस्था सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। कैसे, देखिएगा। राजफेड संस्था जो है उसकी स्थापना होती है 1957 के अंदर और इसकी स्थापना होती है 1967 के अंदर, 67 के अंदर। दोनों की जो शीर्ष संस्था हैं कहाँ पे हैं, तो जयपुर के अंदर दोनों स्थापित है। अब ध्यान रखें। इसके बाद अपन बात करते हैं कि राजफेड संस्था जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ,
क्रय विक्रय संघ। और कॉन्फेड का मीनिंग क्या होगा, तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, कंज्यूमर उपभोक्ता संघ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कॉन्फेड या कॉन्फेड हो गया। तो इस तरीके से ये दो संस्थाएं विपणन संस्थाओं के रूप में हमारे सामने आ रही है। अभी इसका क्या काम है अपन देखते हैं। तो देखिए राजफेड संस्था जो है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ जो है वो क्या करेगी, तो इसका कार्य है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके कार्य हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जैसे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उन्होंने अनाज प्राप्त कर दिया और फिर न्यूनतम मूल्य पर आवश्यक या ज़रूरतमंद लोगों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदना, किसानों से खरीदारी करना एवं न्यूनतम मूल्य पर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराना। जरूरतमंदों को उपलब्ध कराना। तो आप समझ गए होंगे कि एक इसका नेक उद्देश्य ये हो गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों से खरीदना और न्यूनतम मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अपन काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, जिसके बारे में आप करंट के तौर पे इसको जानते भी होंगे। तो एवं न्यूनतम मूल्य पर ज़रूरतमंद लोगों को ये उपलब्ध कराएगा, किसी भी तरीके का कोई आवश्यक सामग्री है। तो दूसरी बात इसका यहाँ पर यह है कि पशु आहार के लिए भी ये काम करेगा, पशु आहार संयंत्र। तो पशु आहार के लिए पशु आहार संयंत्र लगा दिया गया है, कहाँ पे, तो जोटवाड़ा जयपुर के अंदर ही लगा दिया गया है। और ये किसके द्वारा है, तो इसी राजफेड के द्वारा लगाई हुई संयंत्र है, पशु आहार संयंत्र, ठीक है। इसके बाद आपणी दुकान जो आपणी दुकान नहीं, उचित मूल्य की जो दुकान होती है, उचित मूल्य की दुकान पर जाके ये न्यूनतम मूल्य में, जैसे 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूँ चावल वगैरह अवेलेबल हो रहे हैं, तो राजफेड द्वारा इस तरीके के कार्य किए जाते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लोगों को सामग्री उपलब्ध कराना काफ़ी आवश्यक रूप में इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो गया, पशु आहार संयंत्र झोटवाड़ा हो गया। इसके बाद अपन बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ आएगी नई, तो नई चीज़ एक और आएगी यहाँ पर कि उचित दाम पर, यानी कि कम से कम उचित दाम पर बीज व कीटनाशक उपलब्ध कराना, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराना किसको, किसानों को। तो इसके लिए भी ये कार्यरत है राजफेड। अब आप देख लेंगे कि पशु आहार संयंत्र स्थापित हो गया जोटवाड़ा के अंदर, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। पशु आहार संयंत्र कहाँ पे स्थापित हो गया, जोटवाड़ा के अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति में ये कीटनाशक हो गया, तो कीटनाशक में क्या हो गया, तो कीटनाशक संयंत्र भी स्थापित किया गया है, कहाँ पे, तो कीटनाशक संयंत्र इसी राजफेड द्वारा जयपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा ग्वारगम संयंत्र जो लगाया गया, ग्वारगम संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है, तो ग्वारगम संयंत्र आपका हो जाएगा जालोर के अंदर, नागौर के अंदर। और एक और संस्था देखेंगे इसकी राजफेड द्वारा, एक है इसबगोल संयंत्र, इसबगोल संयंत्र, ये कहाँ पर लगाया गया है, तो जालोर के अंतर्गत। तो इस तरीके से राजफेड के ये कार्य हो गए। बीच में राजफेड की एक योजना आई थी संजीवनी, और संजीवनी योजना जो है वो इसके द्वारा ही लाई गई थी, संजीवनी योजना, संजीवनी। तो इस संजीवनी योजना का उद्देश्य ये था कि जितनी भी जो रुग्ण संस्थाएं हैं, सहकारिता के अंदर दम तोड़ती या रुग्ण संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को क्या देना, रुग्णता को अधिग्रहित करना, उनको वापस से प्रोत्साहित करना, ये इस योजना का काम था। तो संजीवनी योजना किसके द्वारा लाई गई थी, राजफेड द्वारा लाई गई थी, रुग्ण सहकारी संस्थाओं के लिए। तो इस तरीके से आपके राजफेड क्लियर होता है। विपणन सहकारिता के अंदर हमने ये 3 4 5 बिंदु के रूप में कंप्लीट किया। इसी तरीके से कॉन्फेड आता है। कॉन्फेड क्या है, तो इसके अंदर अपन बात करें कॉन्फेड के अंदर, तो नंबर 1 अपन बात कर रहे हैं कि 1967 के अंदर
यहाँ स्थापित होती है कॉन्फेड, कहाँ पे स्थापित होगी तो जयपुर के अंतर्गत। दोनों संस्थाएं कहाँ पे हैं, जयपुर में। यहाँ पर अपन ये उपभोक्ताओं को लेकर हैं, तो उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उचित वस्तु की पहुँच सुनिश्चित करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो मेडिकल हैं, सहकारी मेडिकल के रूप में ये काम करेगा। खाद्य सामग्री उनको निश्चित रूप से उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए काम करेगा, खाद्य सामग्री के लिए। इस तरीके से ये सब काम कौन कर रहा है तो एक दवाइयों के रूप में, खाद्य सामग्रियों के रूप में, या अपनी दुकान के रूप में भी, अपनी दुकान के माध्यम से भी उपभोक्ताओं तक सुनिश्चित और सुगम पहुंच हर सामग्री की उपलब्ध हो, उपभोक्ताओं को कोई भी मैक्सिमम से मैक्सिमम सुविधा रहे। तो कॉन्फेड इसके लिए ही स्थापित है। तो हमने यहाँ पर देख लिया विपणन सहकारिता, स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब लेते हैं अपन महिला सहकारिता बैंक। महिला सहकारिता क्या है, तो महिला सहकारिता के अंदर 2-5 बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले है महिला मिनी बैंक, महिला मिनी बैंक, ठीक है, महिला मिनी सहकारिता बैंक। तो महिला मिनी सहकारी बैंक जो हैं उसकी स्थापना कब होती है, तो उसकी स्थापना होती है, यहाँ पर आपको बताएं कि 2001 के अंदर जालोर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट, जालोर डिस्ट्रिक्ट के अकोला से इसकी स्थापना होती है। और साथियों वर्तमान में आपको ध्यान रखना कि टोटल कितनी महिला मिनी विकास बैंक है या महिला मिनी सहकारी बैंक है तो 40। और इसको अपना बचत घर योजना के नाम से भी जाना जाता है, अपना बचत घर योजना, ठीक है ना, अपना बचत घर योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रख लें, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और है महिला नागरिक बैंक, ठीक है, महिला नागरिक सहकारी बैंक, महिला नागरिक सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। महिला नागरिक सहकारी बैंक की क्या खासियत है, तो देखिएगा महिला नागरिक सहकारी बैंक यहाँ पर पूरे राजस्थान में टोटल कितनी है, 6 हैं। और ये उदयपुर के अंदर और जयपुर में, उदयपुर में 2 हैं और जयपुर में कितनी है साथियों, 2। तो इस तरीके से जयपुर और उदयपुर में 2-2 4, और एक है कोटा के अंदर और एक है भीलवाड़ा के अंदर। इस तरीके से ये टोटल महिला नागरिक सहकारी बैंक कितनी हो गई, 6 हो गई। आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि प्रथम राजपूताना महिला बैंक की स्थापना जयपुर के अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम राजपूताना महिला बैंक की स्थापना कहाँ होगी, जयपुर के अंदर। अन्य और संस्थाओं की बात करते हैं, तो आइए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। एक संस्था है स्पिनफेड, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था में, इसके अंदर आपको केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसके अंदर मैंने बताया था जिला लेवल पर स्थापित होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसके बाद में इसको यहाँ पर दूंगा स्टार, तो डबल स्टार अपन इसको कर सकते हैं। स्पिनफेड, स्पिनफेड क्या होती है कि राजस्थान राज्य, समझना इस बात को, राजस्थान राज्य सहकारी कताई एवं बुनाई संघ, स्पिनिंग एंड जिनिंग लिमिटेड। तो कताई एवं बुनाई संघ जो होता है उसकी स्थापना होती है, कब होती है, क्यों होती है, दोनों कारण हैं इसके। तो देखिएगा सबसे पहली बात यहाँ पर कि इसकी स्थापना होती है साथियों 1 अप्रैल 1993 में, 1 अप्रैल 1993 के अंदर इसकी स्थापना होती है। आपको बता दूं कि यहाँ राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र मिलें चल रही हैं, और किस क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र मिलें चल रही है। इन सूती वस्त्र मिलों को 3 प्रकार की सूती वस्त्र मिलें सहकारी क्षेत्र में है, और इन 3 प्रकार की सूती वस्त्र मिलें जो हैं वो काफ़ी रुग्ण हो चुकी है। वह रुग्णता से उनको उभारने के लिए स्पिनफेड नाम की संस्था की स्थापना की, जिसने इसको अधिग्रहित कर लिया। वर्तमान में इसकी संपूर्ण प्रबंधन कौन देखता है, स्पिनफेड। तो हम देखते हैं कि एक तो है राजस्थान राज्य सहकारी कताई एवं बुनाई, कहाँ पे हैं ये, भीलवाड़ा के अंदर मिल, ठीक है, सहकारी कताई मिल, या इस तरीके से सहकारी कताई मिल। इसके बाद एक है गंगापुर सहकारी कताई मिल, ये भी कहाँ है साथियों, भीलवाड़ा के अंदर। और एक और है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप कि एक और है गंगानगर, गंगापुर के बाद गंगानगर जो हैं, गंगानगर सहकारी कताई मिल, गंगानगर सहकारी
कताई मिल, और ये कहाँ पर हैं साथियों, ध्यान रखना आपको, हनुमानगढ़ जिले के अंदर हैं। और इन तीनों सूती वस्त्र मिलों को अधिग्रहित किया है कौन सी संस्था ने, स्पिनफेड ने अधिग्रहित किया, राजस्थान राज्य सहकारी कताई एवं बुनाई संघ, 1 अप्रैल 1993। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, स्पिनफेड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेयरी सहकारिता। एक है डेयरी सहकारिता। डेयरी सहकारिता क्या है, तो डेयरी के क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो डेयरी के क्षेत्र के अंदर भी हम यहाँ 3 लेवल पर बात करेंगे, स्टेट लेवल, जिला लेवल और ग्रामीण या स्थानीय लेवल कह सकते हैं। तो देखिएगा राज्य लेवल पर राज्य डेयरी विकास संघ, राज्य डेयरी विकास संघ के नाम से जयपुर के अंदर 1975 में इस संस्था की स्थापना की गई थी, डेयरी विकास संघ, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी विकास संघ। इस तरीके से इसकी स्थापना जयपुर के अंदर 1975 में होती है। ये डेयरी विकास के अंदर एक अच्छा कदम माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जिला लेवल पर किसके नाम से की गई, तो जिला डेयरी उपभोक्ता संघ, ठीक है, डेयरी इस तरीके से जिला दुग्ध उत्पादक संघ, इस नाम से इसकी स्थापना की गई। और वर्तमान में टोटल कितने संयंत्र हैं या कितने जिलों में कितने संयंत्र हैं दुग्ध उत्पादक संयंत्र, जिला लेवल पर 16 हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। और ग्रामीण पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के नाम से स्थापित है, जो लगभग 9000 से प्लस में है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति, इस तरीके से नाम क्या रहेगा, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति। अब अपन बात करते हैं कि डेयरी से संबंधित एक व्यक्ति और आता है, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन की कुछ बातें देख लेते हैं कि वर्गीज कुरियन जो हैं उन्होंने एक अभियान चलाया था, एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है साथियों। कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन फ्लड। अब अपन बात करते हैं ये ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाया गया था। अब दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए कब चलाया गया, 1970। भले 9वीं की पुरानी बुक जो है 1969 कह रही है, आपको राइट करना है 1970, ध्यान रखिएगा। तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड की स्थापना की गई और ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, यानी कि इसको अपन क्या कह सकते हैं, दुग्ध क्रांति कह सकते हैं। और भारत में दुग्ध क्रांति के जनक किसको कहते हैं, वर्गीज कुरियन को कहते हैं या कहा जाता है। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे अमूल ब्रांड कहाँ की है, तो गुजरात की हैं। सरस ब्रांड कहाँ की है, तो हमारे राजस्थान की है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें आप दुग्ध या डेयरी सहकारिता से संबंधित ध्यान रखें या रख सकते हैं। लास्ट में अंतिम 2 बातें और कर लेते हैं अपन। एक तो यहाँ पर कंप्लीट करना अपन को क्या, तो नेफेड, ठीक है ना, एक संस्था है नेफेड, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, इसके द्वारा भरतपुर के अंदर प्रथम, राज्य का प्रथम फर्स्ट जैव उर्वरक कारखाना लगाया गया है। तो एक तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, जैव उर्वरक कारखाना कहाँ पर लगाया गया है, भरतपुर के अंतर्गत, ठीक है। कब, तो नेफेड संस्था के द्वारा भरतपुर के अंदर राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था है नेफेड, और उसके अंदर ये लगा दिया गया। तो एक तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, नेफेड वाला। तो इस तरीके से ये सहकारिता से संबंधित प्रमुख समितियां थी। इससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करेंगे और आशा अपेक्षा है कि ये निश्चित आपकी मार्किंग को प्लस करेगा। मैंने 2-3 प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेशराइज किया है, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।